हरिद्वार में आयोजित सहकारिता मेले में पहुंचे मंत्री धन सिंह रावत। महिला समूहों के उत्पादों की मंत्री ने सराहना की। स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना मेले का उद्देश्य। धराली आपदा पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। सरकार सिर्फ 38 पीड़ितों को प्रतिपूर्ति दे रही। कर्नल कोठियाल 147 लोग अब भी मलबे में दबे हो सकते हैं। हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। अवैध मजार हटाकर सरकारी जमीन कराई मुक्त। जिलाधिकारी ने कहा सरकारी भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ में करेंगे। खबर आपको हरिद्वार से बता दें, जहां सहकारिता विभाग इस साल को सहकारिता वर्ष के रूप में मना रहा है, जिसके तहत उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में सहकारिता मेले आयोजित किए जा रहे हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में हुए मेले में प्रदेश के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे और विभिन्न स्वयं सहायता समूहों व महिला समूहों के स्टॉल का निरीक्षण कर उनके उत्पादों की सराहना की। मंत्री ने कहा कि इन मेलों का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। उन्होंने बताया कि 13 में से 10 जिलों में मेले हो चुके हैं, जबकि बाकी 3 जिलों में जल्द होंगे और कार्यक्रम का समापन देहरादून में होगा, जिसमें केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी शामिल होंगे। ये विशुद्ध रूप से सहकारिता के क्षेत्र के लोग और उन एसएचजी ग्रुप के लिए है जो कि अपना कुछ काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि धीरे धीरे मेलाओं में, चाहे पहले मैंने देखा उत्तर काशी में पहले 2 दिन बहुत कम लोग आए, लेकिन बाद में वहाँ 20,000 से ज़्यादा लोग उस मेले में आए थे। तो हमारा जो टारगेट है कि लगभग 3 लाख लोग मेलों में आ जाएं। अभी तक 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हमारे मेलों में आ चुके हैं और अभी 3 जिलों के मेले अभी शेष हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि लोग इसका पूरा भरपूर उपयोग करें। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने धराली आपदा को लेकर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है और पीड़ितों के लिए सही काम नहीं कर रही। कोदियाल के अनुसार सरकार सिर्फ 38 लोगों को प्रतिपूर्ति दे रही है, जबकि बाकी प्रभावितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बीच बीजेपी नेता और दर्जा राज्य मंत्री कर्नल अजय कोठियाल के वायरल वीडियो में दावा किया गया कि धराली में अब भी 147 लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, जबकि सरकार 68 लोगों को लापता मान रही है, जिनमें से 25 नेपाली नागरिक शामिल हैं। कोदियाल ने कहा कि सरकार की बड़ी लापरवाही है और कांग्रेस सुनिश्चित करेगी कि पीड़ितों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और पूरी खोज अभियान की कार्रवाई तुरंत हो। सरकार के पास काम करना तो दूर, सरकार के पास इच्छा शक्ति भी नजर नहीं आई कि जो कहीं पर स्टार्ट दिखाओ कि सरकार यहाँ पर इस काम को शुरुआत कर रही है, लोगों को दोबारा बसाने का काम कर रही है। लोगों की सख्त नाराजगी है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया। जिनके आवासीय मकान नष्ट हुए उनको 5 लाख रुपए देकर अपने फर्ज की तीसरी समझ ली गई। लोग इस बात से नाराज हैं। लोग इस बात से नाराज हैं कि जिन भवनों में वो अपना छोटा मोटा कारोबार करते थे, यात्रियों की सुविधा अर्जित करते थे और अपना कारोबार करते थे, उनको मुआवजे की श्रेणी से अलग रखा गया कि ये व्यापार था, इसलिए हम इसको। उत्तरकाशी में शीतकालीन यात्रा शुरू होने से पहले सड़क निर्माण और ब्लैक टॉपिंग का काम तेज गति से चल रहा है। जिले के 2 धामों हर्षिल मुकबा मार्ग और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर यात्रियों की सुविधा के लिए तेजी से मरम्मत और डामरीकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने दोनों धामों की यात्रा शुरू होने से पहले सड़कों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम समय पर पूरा हो, ताकि शीतकालीन यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को परेशानी ना हो। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी डामरीकरण का कार्य लगातार जारी है। तो सड़कों पर ब्लैक टॉप और मरम्मत कार्य में तेजी ला दी गई है, ताकि किसी भी यात्री को किसी भी तरीके कोई भी परेशानी ना हो। डीएम प्रशांत आर्य ने भी मार्गों का निरीक्षण किया। डीएम ने काम समय पर पूरा करने के आदेश भी दिए, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। गंगोत्री राजमार्ग पर भी सड़क मरम्मत कार्य में तेजी ला दी गई है। शीतकालीन यात्रा से पहले प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है।
देहरादून में दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के कथित विवादित बयान को लेकर हिंदू संगठनों में तीखा विरोध देखने को मिला, जिसको लेकर आरोप है कि मौलाना ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका पर सवाल उठाए, वंदे मातरम को अपमानजनक शब्दों से जोड़ा और जिहाद संबंधी उत्तेजक टिप्पणी की, जिसके बाद हिंदू एकता परिषद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे और डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। संगठन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मौलाना मदनी के खिलाफ देशद्रोह और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज रस्तोगी ने कहा कि ऐसे बयान देश और समाज दोनों का अपमान है और सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। तो हिंदू एकता परिषद के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंप करके कार्रवाई की मांग की। लोगों ने कहा कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो। मौलाना मदनी के विवादित बयान पर प्रदर्शन भी किया गया, साथ ही एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंप करके मांग की गई कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। मंगलोर रोडवेज के सामने और कपूर हॉस्पिटल वाले कट को ट्रैफिक पुलिस द्वारा बंद किए जाने से मंगलोर और रुड़की के लोगों को कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। बढ़ती परेशानियों को देखते हुए मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कट बंद करने का कड़ा विरोध किया और इसे किसी भी हालत में ना बंद करने की बात कही। इसी मुद्दे पर ट्रैफिक सीओ संजय चौहान ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और सड़क को अवरुद्ध ना होने देने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की रणनीति बनाई। विधायक ने कहा कि कट बंद होने से लोगों को गंभीर दिक्कत आ रही है और उनकी ट्रैफिक सीओ से हुई बातचीत के बाद जल्द ही नए ट्रैफिक नियम लागू करने पर सहमति बनी है। रात मेरी एसएसपी हरिद्वार से काफी लंबी बात हुई कि ये कट मंगलौर में बंद कर दिया जाता है, ये कोई हल नहीं है। यहाँ पर मैन पावर बढ़ाए, यहाँ पर जवान कांस्टेबल जितने भी हो, होमगार्ड हो, कुछ भी हो, ट्रैफिक पुलिस हो, यहाँ पर बढ़ाएं और थोड़ा थोड़ा पीछे ट्रैफिक रोकते हुए यहाँ पर रेगुलेट करें। लाल बत्ती लगाने को कहें तो हम लाल बत्ती हम लगवा देंगे, नगर पालिका लगा देगी, हम लगवा देंगे, लेकिन मंगलौर को दो हिस्सों में पूर्व और पश्चिम में ना बांटा जाए। और अगर कट बंद करना हल है तो आप देखिए कट बंद करने के बाद भी ट्रैफिक का दस्तूर जाम है, तो फिर इसके मायने कट बंद करने से भी ट्रैफिक सही नहीं होता। माननीय विधायक जी ने हमको बुलाया था आज कि साहब मंगलौर की जरा ट्रैफिक व्यवस्था देखते हैं, तो बस इसलिए आया था। अब आप देख रहे हैं कि शाम का समय है, तो थोड़ा सा मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करूंगा कि एक तो यातायात के नियमों का पालन करें। हम अपने कर्मचारियों को भी ड्यूटियाँ बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं बड़ा कंजेस्टेड है, अगर आप थोड़ा कैमरा घुमाएं तो देखेंगे रॉन्ग साइड से भी बहुत सारी गाड़ी आ रही है। तो उसका कारण क्या है कि हम चाहते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से कि मेरा घर पास में, मैं जगह से निकलता हूँ कट मार कर। उससे क्या होता है, जब हम रूल फॉलो नहीं करते जाम लगता है। तो जो व्यवस्था बनी है उसको कहीं ना कहीं हमें और मजबूत बनाना पड़ेगा। हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम शहीदवाला ग्रांट में प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाओ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के निर्देशों और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार को हटाया गया। उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि कब्जा धारक नसीम बानो को पहले ही नोटिस दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने स्वयं निर्माण हटाकर जमीन प्रशासन को सौंप दी, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्वक हो गई। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरीके का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह अभियान और सख्ती से जारी रहेगा। राजस्व टीम की मौजूदगी में भूमि को पूरी तरीके से मुक्त कर सरकारी रिकॉर्ड में फिर से दर्ज कर लिया गया। प्रशासन ने दोहराया कि धार्मिक ढांचे के नाम पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ भी भविष्य में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। ग्रांट करके गांव है, वहां पर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मजार का निर्माण किया गया था और करीबन 120 वर्ग मीटर की भूमि थी, जिस पर उप जिलाधिकारी के द्वारा जिन्होंने अतिक्रमण किया था उनको नोटिस दिया गया। नोटिस देने के साथ ही आगे जब हमने पता लगाया तो आज ये जानकारी मिली है कि जो अतिक्रमण करता थे उन्होंने स्वयं ही उस मजार का जो स्ट्रक्चर्स थे उसको डिमोलिश करना प्रारंभ कर दिया था और आज शाम तक जो है वो कार्य जारी था। और हमने ये जो कार्रवाई करी है, ऐसी अन्य कार्रवाई में भी हमने देखा है कि लोग खुद से हम जब नोटिस देते हैं तो जब उनको अतिक्रमण पता चलता है तो ये अच्छी बात है कि कानपुर के अवधीपुर गांव में सरकारी जमीन पर कुछ दबंगों द्वारा कब्जा कर अवैध रूप से गेहूं व सरसों की फसल बोई गई थी,
जिसकी शिकायत कुछ ग्रामीणों द्वारा लक्सर उपजिलाधिकारी सौरभ असवाल से की गई। उपजिलाधिकारी राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सरकारी जमीन की नापतोल कर बोई फसल को ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट कर दिया गया। उपजिलाधिकारी सौरभ असवाल ने बताया कि सरकारी जमीन पर ग्रामीणों द्वारा जो फसल बोई गई थी उसे ट्रैक्टर द्वारा कुचल दिया गया है। फिलहाल जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया। साथ ही चेतावनी जारी भी की गई कि जो भी सरकारी जमीन पर किसी तरीके का कब्जा करने की कोशिश करेगा, अब उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पालिका इंटर कॉलेज में यूसीसी पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने किया। इसमें उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू की जा रही है, जिसमें विवाह, तलाक, संपत्ति और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक ही कानून होगा। अधिवक्ता संगीता टाकुली ने जानकारी दी कि 26 मार्च 2010 के बाद होने वाले सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तिकाओं से यूसीसी पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जबकि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेमा फकलियाल ने छात्राओं से प्रजनन, स्वास्थ्य, मासिक धर्म, एनीमिया और पीसीओडी पर चर्चा की। बाल विकास परियोजना अधिकारी डॉक्टर रेणु मारतोलिया और पालिका अध्यक्ष ने बच्चों को करियर काउंसलिंग दी। कार्यक्रम में बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई गई। मिशन शक्ति की जेंडर स्पेशलिस्ट चंद्रा ने तेरे मेरे सपने योजना की जानकारी दी। प्रधानाचार्य जयश्री सहित विद्यालय स्टाफ और ओएससी नोडल नीलम नाथ भी मौजूद रहे। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने आज एक मीटिंग आयोजित कर लोगों से अपील की कि वो सीनियर सिटीजन को घरों में अकेला न छोड़ें और यदि कोई बुजुर्ग अकेले रह रहा है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। पुलिस ने बाहर रहने वाले परिजनों से भी कहा कि अपने घर पर अकेले रहने वाले बुजुर्गों की जानकारी किसी भी माध्यम से साझा करें। मीटिंग में सीनियर सिटीजन को उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ी कई जानकारी दी गई। सिटीजन्स की एक जो मीटिंग और गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें एसएचओ मंगलौर और बाकी जो हमारा स्टाफ है वो मौजूद रहा। साथ ही साथ एक संवाद गोष्ठी उसमें की गई, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को उनके हकों के बारे में बताया गया। जो कानून हमारे जो सीनियर सिटीजन की भलाई के लिए हैं उनके बारे में उनको जागरूक किया गया। साथ ही साथ जो अकेले लोग रह रहे हैं उनको ये बताया गया कि जो अपने आसपास के चेतक के लोग हैं उनके साथ राब्ता रखें और लगातार अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, उनके अगर घरेलू नौकर है इस तरह का जिसके सत्यापन नहीं हुआ है या कोई और अन्य समस्या आती है तो सीनियर सिटीजन जो है डायरेक्ट हमसे जो कांटेक्ट कर सकते हैं। भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने नया सीस्मिक मैप जारी किया है, जिसके तहत देश के सभी हिमालयी क्षेत्रों को जोन 6 में रखा है, यानी इन सभी क्षेत्रों को भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील करार दिया। नए सीस्मिक मैप में पूरे उत्तराखंड राज्य को जोन 6 में रखा गया, जबकि पुराने सीस्मिक मैप के अनुसार उत्तराखंड को जोन 4 और जोन 5 में रखा गया था, लेकिन अब पूरे उत्तराखंड को जोन 6 में रख दिया गया। नया सीस्मिक मैप जारी होने के बाद अब प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नीति एक समान होगी। जिस दिशा में सरकार ने इस दिशा में अपनी रणनीतियां तैयार करनी शुरू कर दी हैं। दरअसल उत्तराखंड राज्य पहले से ही सीमित आर्थिक संसाधनों से सिमटा हुआ है और ऐसे में अगर भविष्य में आने वाले बड़े भूकंप की संभावना को देखते हुए भूकंप रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य किए जाते हैं तो उसमें काफी अधिक पैसा खर्च होगा। इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में न सिर्फ सड़क पुल शामिल है, बल्कि स्कूल, सरकारी दफ्तर समेत अन्य बिल्डिंग को भी भूकंप रोधी बनाना होगा, जो कम से कम 8 से 9 मैग्नीट्यूड के भूकंप को आसानी से झेल सके। ऐसे में इतने बड़े भूकंप को झेलने की क्षमता रखने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में अत्यधिक पैसा भी खर्च होगा। हमें प्रॉब्लम हम लोगों को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में आ सकते हैं, जो एक संभावना मुझे दिख रही है। जैसे फॉर एग्जांपल वहां भी ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट्स बैन हो जाएंगे, प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट एस्केलेशन आ सकते हैं। और कैसे, जैसे आपने टेहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये 8.5 रिक्टर स्केल के लिए बनाया हुआ है। 8.5 तक उस डैम को कुछ नहीं होगा, वो सुरक्षित है। पूरे देश को 5 जोन में बांटा गया था
उत्तराखंड का कुछ एरिया जोन 4 में और कुछ एरिया जोन 5 में था। अभी पूरे उत्तराखंड को जोन 6 में लाया गया है। इससे स्पष्ट दृष्टिगत होता है, दृष्टिगोचर होता है कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से बहुत अधिक संवेदनशील बन गया है। तो इसके लिए हमें जो 4-5 कदम उठाने हैं, एक तो अपने बिल्डिंग बायलॉज में परिवर्तन करना है, उसके लिए आवास विभाग और CBI रुड़की करेंगे हम लोग मिलकर। और अब खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां रानी पोखरी हाट बाजारों में अनियमितताओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध जायसवाल ने पंचायत पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि टेंडर की समय सीमा समाप्त होने से पूर्व टेंडर की नीलामी की प्रक्रिया नहीं की गई। टेंडर प्रक्रिया के फॉर्म में भी पंचायत सेक्रेटरी या पंचायत की मुहर नहीं होने से टेंडर प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। साथ ही स्थानीय छोटे काश्तकारों का भी हाट में शोषण किया जा रहा है। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसमें घपला हुआ है पूरा, इसमें इनकी मुहर होनी चाहिए थी, प्रधान जी की होती, अब हमारे सेक्रेटरी साहब की होती, हमारे सेक्रेटरी साहब की होती, हमारे ADO पंचायत की होती, सबकी मोहर होती। हमने प्रधान जी से कहा कि आप जो भी शर्तें हैं इसकी, जो भी इसकी नियमावली आपने जो सी 120 प्लस 20 का मतलब कूड़े का और 120 रुपये फड़ का, सफाई के नाम का, या आप सफाई का यहाँ विजिट कर सकते हो कि सफाई की कितनी बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ पे सारा कूड़ा यहाँ पे बिजली घर के पास में डाला जाता। हमें इससे भी मतलब नहीं है, आप इसकी 200 करो 500 करो, हमारी सरकार के अंदर राजस्व आ रहा, ग्राम सभा के अंदर पैसे जाएगा, ग्राम सभा का भी। हरिद्वार के SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने फीता काटकर पुलिस लाइन रोशनाबाद स्थित पुलिस मॉडर्न स्कूल में बनाए गए अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब का लोकार्पण किया। पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के CSR कार्यक्रम के अंतर्गत बनी कंप्यूटर लैब में संरचनात्मक सुधार, 10 नए कंप्यूटर प्रणाली में सुधार हेतु डिजिटल लर्निंग सामग्री और अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। कार्यक्रम समाप्ति पर SSP डोभाल ने पैनासोनिक की टीम को मोमेंटो प्रदान करते हुए सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। लैब के नवीनीकरण से विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और ये लैब तकनीकी सीखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। पैनासोनिक और चिराग फाउंडेशन के द्वारा CSR एक्टिविटी में एक बहुत ही उच्च सुविधायुक्त, उच्च संसाधन युक्त कंप्यूटर लैब जो पुलिस को हैंडओवर की गई है। मैं पैनासोनिक ग्रुप को और चिराग फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं। उनके द्वारा काफ़ी मेहनत के बाद एक अच्छी कंप्यूटर लैब में दी है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, इससे जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आने वाली चुनौतियों को देखते हुए मुझे जिस तरीके से नई नई तकनीकों पे काम हो रहा है, निस्संदेह कंप्यूटर के प्रति जो उनका लगाव है वो बढ़ेगा। हम लोगों ने जो है कि एक कंप्यूटर लैब यहाँ पे स्टैब्लिश किया था, उसे हैंडओवर किया प्रिंसिपल पुलिस मॉडर्न स्कूल को। बेसिकली जब हमने ये इनिशिएशन लेने की सोची थी तो हमें लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पे बच्चे किस लेवल के होंगे, क्या होंगे, बट एक हमने असेसमेंट किया और असेसमेंट के बाद हमको लगा कि यहाँ पे ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बहुत ही मार्जिनल, छोटे गरीब तबके के लोग यहाँ पे आते हैं। और सच में उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र के प्रसिद्ध पुरानी शारदा देवहा पोशाक नहर इन दिनों बदहाली का शिकार है। लंबे समय से नहर की सफाई न होने से जल प्रवाह पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। नहर की इस स्थिति को लेकर किसानों में भारी असंतोष है। प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि नहर के जाम होने से खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, जिससे रबी सीजन की फसलें प्रभावित हो रही है। परेशानी का सामना है। देखिए पूरी सिल्ट भरी पड़ी है, सामने दाएं बाएं पूरा भरा पड़ा है इसमें, न इसमें सफाई है। और जब इसमें बाढ़ आती है पूरे नदी का पानी बाहर गिरता है इसमें नदी में पानी नहीं रहता, यहाँ पूरा इधर गिर जाता है नीचे। किसानों को बड़ी दिक्कत आती है, अभी भी बहुत दिक्कत है। पानी इसकी वजह से आता नहीं है, किसानों तक पहुँचता नहीं है दूर दूर तक। कारण ये है कि अब पूरा आप अगर 1250 रिस्टोरेशन हम लोग अगर कराते हैं तो आगे जो देवा नदी पड़ती है, देवा नदी में आपने देखा होगा कि भाई एनक्रोचमेंट उसके दोनों तरफ से है, दोनों बैंक की तरफ से एनक्रोचमेंट है, जिसकी वजह से इस नहर को हम 1250 क्यूसेक से चला ही नहीं पाएंगे। और सन 2000 का एक नैनीताल हाईकोर्ट का एक आदेश भी है जिसमें उन्होंने ये कहा है, माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि आपको इस तरह चलाना है कि किसान की खेती न डूबे उस पर और वो डूब जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।